देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर बताएंगे, फॉलोअप भी बताएंगे। आज उस चीज का फॉलोअप जो हमने कल आपको एक बड़ी ऐसी खबर बताई थी जिसने दिल चीर दिया था, लेकिन आज आपकी फिक्र की अगले 1 घंटे में कौन कौन सी खबरें आई है देखते हैं। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। दिल्ली में आफतकाल, जुलाई में होगा बुरा हाल, ये आपको बताने हम जा रहे हैं। और जरा गौर करें क्योंकि आंकड़े छोड़ें, सरकार उपाय बताए। हम जानना चाहते हैं उपाय क्या हैं। सरकारी दावे की पड़ताल, कोरोना बेड्स खाली हैं या सरकारी दावा जाली? ये एक और चीज हमारे सामने है। कोरोना काल में काल जाल यानी डार्क नेट में, डार्क नेट क्या है ये? डार्क नेट में बिक रहा है 3 करोड़ डेटा। इसके अलावा दिखाएंगे मजदूर नहीं है मजबूर, अब मौका मौका, 1 करोड़ परिवारों की राहत की रिपोर्ट। 9:30 बजे हमारी खास पेशकश आप जरूर देखें, मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हिमालय पर आएंगे तो मारे जाएंगे चीनी आर्मी की सबसे कमजोर नस। लेकिन अगर हम अपने शो की थीम की बात करें, सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या क्या होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि आपस में लड़ने से अच्छा होगा कि कोरोना से लड़ाई करें, और ये हम बात कर रहे हैं सरकार की। सरकारें आपस में लड़ रही हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि जो बेड्स हैं सरकारी अस्पतालों में खाली हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भरे हुए हैं और बिल बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि फिक्र की 2 बड़ी खबर है। डार्कनेट पे 3 करोड़ भारतीयों को लूटा जा रहा है। सोचिए ऐसा कैसे संभव है। तो हम बताएंगे कि दुनिया को पहले कोरोना से बेहाल करने वाले और अब एक नई चाल चलने वाले चीन का अगला पैतरा क्या है। लेकिन इस सब के बीच में शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, इंपैक्ट स्टोरी। कल हमने आपको गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक गर्भवती महिला की एक दर्दनाक दास्तान बताई थी। किस तरीके से वो 13 घंटे तक परेशान रही और 8 महीने का उसके गर्भ में जो बच्चा था और उसकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस मामले में संज्ञान लिया जाता है, एक एक चेहरे को आइडेंटिफाई किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब सारे चेहरे सामने आ चुके हैं। गौर करने वाली बात यह, नोएडा कलेक्टर ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव को खत तक लिख दिया है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो ये जिंदगी भर नहीं बोल सकता मैं। इन आंसुओं की ज्वाला से सिस्टम पर आंच आई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के दावों पर कालिख पुती है, जिसे धोया गया है। खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली गर्भवती महिला नीलम और उसकी कोख में पल रहे बच्चे की मौत की जांच पूरी हो चुकी है। नोएडा के डीएम की बनाई गई कमेटी में ईएसआईसी और जिला अस्पताल में इलाज न होने पर कई कर्मचारियों को दोषी माना है और इन दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव को खत लिखा है। ईएसआईसी अस्पताल के निदेशक को जांच में दोषी माना गया है। इसके अलावा रेफर करने वाले डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी गुनहगार माना गया है। इसके अलावा कार्रवाई की कड़ी आगे बढ़ी तो गर्भवती की तड़प कर हुई मौत की जद में जिला अस्पताल भी आया। नोएडा जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स रोजबाला वार्ड आया अनीता पर कार्रवाई के लिए खत लिखा है। इसके अलावा सीएमएस डॉक्टर वंदना शर्मा के ट्रांसफर की अनुशंसा की गई है। निजी अस्पतालों में इलाज नहीं होने और मरीज को बहाना बनाकर अस्पताल दर अस्पताल रेफर करने पर भी कार्रवाई हुई है। इसके लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिस जिम्स अस्पताल ने पहली बार एडमिट नहीं किया था, उस स्टाफ पर भी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई की सीमा में गाजियाबाद के निजी अस्पताल भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत एक मेडिकल कॉलेज पूरे मामले की जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज कराएगी। कार्रवाई कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, लेकिन नीलम और उसके अजन्मे बच्चे को क्या वो इंसाफ दिला सकते हैं? दोनों इस दुनिया में नहीं। खैर, अब फिक्र की एक और बड़ी खबर की ओर आपको रुख करते हैं और अब बताते हैं पूरे देश और दिल्ली की फिक्र क्या है। मुंबई आज कोरोना संक्रमण के काल में
चीन के वुहान से आगे निकल गया है। चीन जो कि वुहान जो कि एपिसेंटर था, जन्मदाता था, वहां से आगे। लेकिन संक्रमितों के आंकड़े में मुंबई अब वुहान को पीछे छोड़ चुका है और आने वाले वक्त में ये केस और बढ़ेंगे। मुंबई में हाल खराब है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हालत ज्यादा पस्त है। क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली की सरकार ने आज सीधे सीधे मान लिया है कि दिल्ली में कोरोना जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पर आ गया है। बस केंद्र सरकार इसका जो है डिक्लेयर नहीं कर रही है और इसमें एक पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रही है, एक झगड़ा फसाद भी दिखाई दे रहा है। सवाल खड़ा ये होता है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बात हमको जरूर डरा रही है कि दिल्ली सरकार जब ये कहती है, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि 31 जुलाई तक आंकड़े दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स के 5.5 लाख हो सकते हैं, तो फिक्र ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली का ये आंकड़ा बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ कोरोना की पैठ कितनी गहरी है। आप देख रहे हैं कि बीते एक हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब दिल्ली में नए केस 1000 से कम आए हों। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 26% थी, यानी प्रति 100 टेस्ट में 26 से 27 सैंपल पॉजिटिव मिल रहे थे, जबकि देश में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5% है। मतलब दिल्ली में देश से 5.5 गुना ज़्यादा संक्रमण दिख रहा है। इसके अलावा 12-13 दिनों में यहाँ केस डबल हो रहे हैं, जबकि मुंबई में 17 दिनों में केस 2 गुने हो रहे हैं। कोरोना के इन्हीं आंकड़ों ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है और इसी के चलते आज यहाँ 2 हाई लेवल मीटिंग हुई। पहली मीटिंग उपराज्यपाल की अगुवाई में दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हुई, जिसमें दिल्ली के 3 मंत्री, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई फिक्र जनता के सामने रख दी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। गौर कीजिए, ये 5.5 लाख के आंकड़े जो मनीष सिसोदिया ने बताए, ये भारत के नहीं बल्कि दिल्ली के हैं। ये पहली बार है कि महामारी के दौरान किसी भी सरकार ने ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े जनता के सामने रखे। इतना ही नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कम्युनिटी स्प्रेड तक की बात कह दी। कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाएंगे। हालांकि इसी मीटिंग में केंद्र सरकार के जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी कोरोना कम्युनिटी स्तर तक नहीं फैल रहा है और इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 2.5 महीने में आपने क्या क्या किया? हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल हम ही नहीं, दिल्ली की तमाम जनता भी पूछ रही है। 2 बातें साफ हो गई हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जो कहा। पहला तो ये कि सरकार खुद भी अब परेशान है और दूसरा ये कि ये बेकाबू हालात जो हो चुके हैं, क्या इससे सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है? जरा ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। यहाँ सवाल उठता है कि कोरोना काल में दिल्ली में सियासी दंगल की नौबत क्यों आई। दरअसल बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहाँ के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज की बात कही थी, जिस फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में 27% पॉजिटिविटी रेट को देखकर शायद सरकार इतनी चिंतित है कि इन्हें लगता है कि कोरोना केस बढ़ने वाला है, अस्पतालों में बेड की कमी होगी, इसलिए पैंतरा चला कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा। जबकि सच ये है कि करीब 3 महीने से दिल्ली बंद है, तो यहाँ बाहरी कौन आया? यहाँ सरकार जिस आंकड़े को बताकर डरा रही है, उसके मुताबिक आगे दिल्ली देश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन जाएगी। ऐसे में सरकार का ये तर्क बेबुनियाद लगता है कि बाहर से लोग आ जाएंगे। दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था, दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। तो इससे पता चलता है कि दिल्ली सरकार का ये पैंतरा है कि वो जनता के साथ खड़ी है और कहना ये चाह रही है कि केंद्र सरकार को दिल्ली की परवाह नहीं है।
क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर आंकड़ा 5 लाख को पार कर जाता है तो दिल्ली सरकार चाहती है कि इसका आरोप केंद्र पर चला जाए। इसीलिए अभी से पुराना राग भी हलापने लगी है, क्योंकि एक तरफ तो कह रही है कि बढ़ते संक्रमण का कारण पता नहीं है, दूसरी तरफ इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि शुरुआत में फ्लाइट्स नहीं रोकी गई और दिल्ली में आने वाले लोगों को नहीं रोका गया, जिसके कारण यहाँ संक्रमण फैलता चला गया। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसे देखकर सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में फेल हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली सरकार की तारीफ में ये बात जरूर कहनी चाहिए कि देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो वो है दिल्ली। ये आंकड़े देखिए, अभी यहाँ हर 10 लाख लोगों पर 12,658 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 4,900, गुजरात में 4,160, राजस्थान में प्रति 10 लाख लोगों में से 7,385 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से करीब 3 गुना ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा केस आना आश्चर्य की बात नहीं है। दिल्ली के बढ़ते आंकड़े से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ICMR की एंटीबॉडी टेस्ट में खुलासा हुआ है कि 30% लोगों को कोविड-19 का संक्रमण हुआ और वो अपने आप ठीक भी हो गए। ICMR ने 70 जिलों में 34,000 लोगों का टेस्ट कर ये बात कही। हालांकि ICMR ने कहा है कि ये स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी अब आम है कि 80% से ज़्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनको पता ही नहीं कि वो संक्रमित हो चुके हैं और शायद ठीक भी हो चुके हैं। तो आपने देखा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ दिल्ली सरकार को ये जवाब तलाशना है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट क्यों बढ़ रही है। साथ ही आपदा की इस घड़ी में मिलकर कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, न कि आपस में लड़ने भिड़ने की। देखिए, आप सबके मन में एक सवाल होगा और वो सवाल यह है कि आखिर ये कम्युनिटी स्प्रेड या कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है और इसमें क्या होता है, इसको लेकर इतनी चिंता क्यों है। ध्यान से देखिए आप, शायद उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड होता कैसे है। ये मान लीजिए A, B, C, D व्यक्तियों के 4 समूह हैं। ग्रुप ए कोरोना वायरस से संक्रमित है। इन सभी की पहचान कर ली गई है और इनका इलाज भी चल रहा है। ग्रुप बी का ग्रुप ए के लोगों से कोई भी परिचय नहीं है, लेकिन ग्रुप बी के लोग सार्वजनिक स्थानों पर ग्रुप ए के लोगों से उस वक्त संपर्क में आ गए जब ये किसी को भी नहीं पता था कि ग्रुप ए के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मतलब ग्रुप बी के लोगों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ये वो लोग हैं जो ग्रुप ए के परिचित हैं, यानी ग्रुप सी के लोग या तो ग्रुप ए के परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, सहकर्मी हैं। ग्रुप ए से संपर्क की वजह से ग्रुप सी के लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। इन लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए आइडेंटिफाइड किया गया और सभी को क्वारंटाइन में रखा गया है। एक आखिरी ग्रुप डी है जिसमें लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ये ए, बी या सी ग्रुप के लोगों से परिचित नहीं है और ना ही अब तक इनके संपर्क में आए हैं। समस्या शुरू होती है ग्रुप बी से, क्योंकि ना तो हमें ये मालूम है कि ये कोरोना से संक्रमित हैं और ना ही ये खुद जानते हैं कि ये बीमार हो चुके हैं या फिर नहीं, और ना ही इनकी संख्या का कोई अंदाजा है। ग्रुप बी के लोग सभी जगह लॉकडाउन से पहले बिना किसी प्रतिबंध के आ जा रहे थे। इस दौरान वो लोग जो अब तक संक्रमित नहीं थे, यानी ग्रुप डी भी इनके संपर्क में आकर बीमार हो सकते हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो ग्रुप डी के लाखों लोगों में यह संक्रमण फैल सकता है। इस स्थिति को स्टेज 3 कहते हैं, जो काफी भयावह है। ग्रुप बी और ग्रुप डी के लोग अगर आपस में नहीं मिल पाएंगे तो हम कोरोना को समाप्त कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार अभी होने की आवश्यकता नहीं। एलजी साहब ने आज ऑल पार्टी मीटिंग की है, लेकिन उसके लिए जरूरी अब यह भी हो गया है कि दोनों मिलकर बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि वो ही अभी जरूरी है। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों की सेवा करना अपनी जगह। इस बीच अच्छी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है मुख्यमंत्री की। एक अच्छी खबर आई है, लेकिन इस बीच अगली खबर की ओर अगर हम रुक करें तो दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अस्पतालों में बेड है या नहीं है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं ये रिपोर्ट।
दिल्ली से रोज खबर आ रही है कि मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। सुर्खियों में रोज सुनने को मिल रहा है कि अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, चाहे कोरोना मरीज हो या फिर किसी और बीमारी का शिकार। कल ही हमने आपको दिखाया था कि नोएडा में कैसे एक गर्भवती महिला को 8 अस्पतालों ने भर्ती करने से मना कर दिया और उसने 13 घंटे की खोज के बाद एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। और जिन मरीजों को दाखिला मिल रहा है वो भी परेशान हैं, क्योंकि वो कोरोना से बच रहे हैं तो अस्पताल के बिल ने जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार का हमेशा से ये दावा रहा है कि हर संक्रमित शख्स को इलाज मयस्सर होगा। अपनी बात रखने के लिए सरकार रोज आंकड़ों का सहारा ले रही है, जो आजकल दिल्ली सरकार के दिल्ली कोरोना ऐप में रोज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराती है। आज के खाली बेड्स के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,814 बेड्स हैं। इनमें 4,757 बेड पर मरीज भर्ती हैं, लेकिन 4,057 बेड अब भी खाली हैं। अगर करीब 50% बेड्स खाली हैं, तो फिर ढेरों मरीज शिकायत क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर रोज क्यों वीडियो डाल रहे हैं जहां अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं? यार बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, सांस लिया नहीं जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा सर, कोई नहीं सुन रहा। दिल्ली सरकार के आंकड़ों में गुम इन बेड्स का सच क्या है, देखते हैं आज के ताजा आंकड़े। सिर्फ 2 अस्पताल एलएनजेपी और जीटीबी के। एलएनजेपी अस्पताल में 2000 बेड कोरोना पेशेंट के लिए हैं। इनमें सिर्फ 788 बेड पर ही मरीज भर्ती हैं, जबकि 1212 बेड अभी भी खाली हैं। इसी तरह जीटीबी अस्पताल में कुल 1500 बेड हैं। इनमें 130 बेड्स पर अभी भी मरीज भर्ती हैं, जबकि 1370 बेड अभी पूरी तरह से खाली हैं। हमने ये 2 अस्पतालों के आंकड़े इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये दोनों दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल हैं। तो इन दोनों अस्पताल के आंकड़ों से दिल्ली सरकार के दावों की पूरी पुष्टि हो जाती है। हाँ, दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों सैकड़ों बीमार बिना भर्ती हुए दर दर की ठोकर खा रहे हैं? सच ये है कि दिल्ली के 2 बड़े कोरोना अस्पतालों में बेड्स उपलब्ध हैं। ये दोनों सरकारी हैं, लेकिन मरीजों की होड़ लगी है निजी अस्पतालों में। तो लोग सरकारी अस्पताल में बेड्स खाली होने पर भी प्राइवेट अस्पताल की लाइन में क्यों लग रहे हैं? इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। इस ऐप के मुताबिक दिल्ली में 8814 यानी 8,814 बेड है, जिसमें 4757 यानी 4,757 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 4,057 बेड वैकेंट हैं। अगर इस ऐप पे क्लिक करें तो जो आंकड़ा आता है, सबसे पहले जिस अस्पताल पर हम खड़े हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल, उसका आंकड़ा देखिए। सुबह 9:43 पे इस आंकड़े को अपडेट किया गया है और इसके मुताबिक कुल 2000 बेड हैं यहाँ पर, जिसमें से 788 ऑक्यूपाइड हैं और 1212 वैकेंट हैं। यानी दिल्ली सरकार की बात में सच्चाई तो है कि बेड्स भारी संख्या में खाली हैं, लेकिन ये बेड सरकारी अस्पतालों के हैं। निजी अस्पतालों के बेड भरे पड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों का दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर विश्वास कम हो गया है। पड़ताल में एलएनजेपी अस्पताल के एमडी से भी सवाल जवाब हुए। पहला सवाल था, अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं किए जा रहे हैं मरीज? ऐसे होता है कि यदि पेशेंट्स को एडमिशन की आवश्यकता नहीं है तो उसको हम भर्ती नहीं करते। सवाल नंबर 2, क्या सरकारी अस्पतालों से मरीजों को भरोसा उठ गया है? एम्स में भी आधे बेड खाली हैं, आरएमएल में भी आधे बेड खाली हैं, सफदरजंग में भी आधे, जितने हैं। इसीलिए तो उठा रहा हूँ कि सरकारी अस्पतालों के बेड क्यों खाली हैं? नहीं, ये सब जगह है। दिस इज क्योंकि हमारे पास जो एडमिशन का गाइडलाइन है वो हम फॉलो करते हैं। अब जैसे प्राइवेट में तो क्या होता है कि प्राइवेट में उनका है कि वो प्रॉफिट यूनिट्स होती हैं। प्राइवेट में कोई भी, आप भी जाके प्राइवेट में भर्ती हो सकते हो। और सवाल नंबर 3, डेटा में दिख रहे बेड की कहानी क्या है? हमारे पास काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं और जो बेड्स हैं वो संख्या डेली बढ़ रही है। जो रिक्वायर्ड बेड हैं, एस्टिमेटेड बेड हैं, जो संख्या दिन पे दिन ऐड होती जा रही, नए नए फैसिलिटीज़ खुल रही हैं। दिल्ली सरकार इतना ज़्यादा काम कर रही है कि हमारे पास जो नंबर है बेड्स का वो अपडेट हो रहा है और बढ़ रहा है, रोज़ नए बेड जुड़ रहे हैं। सरकारी अस्पताल को लेकर किए गए दावों की हकीकत की पड़ताल करने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम खुद एलएनजेपी अस्पताल पहुंची।
ये वो है जहां 1212 बेड खाली हैं और इसका सबब क्या है ये हमें गेट पर मिले कुछ लोगों की जुबानी बयां किए गए दर्द से पता चला। सांस नहीं लिया जा रहा, सांस की बीमारी है। अच्छा, और फिर यहाँ भेजा जांच के लिए, कोई जांच नहीं कर रहा है। प्राइवेट कह रहे हैं कि नहीं हम दवाई नहीं देंगे, इनको माई दिखाओ इरबिन में। अब इरबिन में आया तो कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा। हम बुढ़िया बुढ़िया कहाँ जाए, कहाँ भागे हैं। वो कहते कोरोना के मरीज है। अरे जब इसको चेक करोगे जब तो पता लगेगा कोरोना है या नहीं। आप चेक तो कर नहीं रहे हो, वैसे ही भगा रहे हो पब्लिक को। अभी कह रहे हैं शुरू हो है? रहा है, अभी इलाज कर देंगे। वो कह रहे हैं कि नाम है अभी शुरू हो रहा है। आप जांच कराओगे तो इनको दवाई में फायदा हो जाएगा अभी। लेकिन ये अंदर जाने नहीं दे रहे। LNJP अस्पताल में 1000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं, लेकिन बेबस मरीजों को जगह नहीं मिली। टेस्ट करना तो दूर, डॉक्टरों के पास तक जाने भी नहीं दिया गया। ये MD के दावे के बिल्कुल उलट है कि LNJP में मरीजों की जांच के बाद भर्ती करने का नियम है। ये उस दावे से भी अलग है कि सरकारी अस्पताल से मरीजों का भरोसा नहीं उठा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए। भाई अभी तक देखो LNJP का कोई शिकायत नहीं है कि बेड नहीं मिल रहा, GTB में मिल रहा है, राजीव गांधी में मिल रहा है। हमारे पास अब अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते हैं, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है जिस तरह से केस आ रहे हैं। अब हम आपको GTB अस्पताल की पड़ताल दिखाते हैं, जहां 1300 से ज्यादा बेड खाली हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के दावे अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ देते हैं। 15-20 दिन हो गए, सही हो जाते हैं, सही से खा रहे थे। बुखार, सिर में दर्द, खांसी और छाती में परेशानी हो रही है, पेशाब में रुकावट, जलन, दर्द सब कुछ हो। मेरे को बहुत बीमारी लगी है। किसी ने देखा नहीं है। GTB से 15 दिन हो गए, GTB चक्कर लगाते GTB ने भी ना देखा, जर्नल वाले ने भी नहीं देखा। जर्नल में गए, उन्होंने भी मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। बेड खाली होते हुए भी उन लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। बेड तो दूर, टेस्ट और इलाज तक मयस्सर नहीं हो रहा है। यानी दिल्ली सरकार के खाली बेड्स आंकड़े तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इलाज का दावा खोखला है। इसलिए सरकारी अस्पताल के बेड खाली हैं और निजी अस्पताल कोरोना काल में चांदी काट रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर राजनीति नहीं है, सिर्फ आपकी और हमारी फिक्र है। और इसको जरा ध्यान से देखें आप। क्या आप जानते हैं कि भारत में कोविड का 6वां स्ट्रेन मिला है? ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इस स्ट्रेन का नाम है A3I। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई हिस्सों में देश के इस स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया गया है। क्या होता है इस स्ट्रेन से, क्या फर्क पड़ता है कोविड के केसेस में और क्या क्या हो सकता है, फिक्रनामा में देखते हैं। हैदराबाद की लैब में जांच चल रही है कि भारत में पाए गए वायरस के 6ठे स्ट्रेन A3I की ताकत कितनी है और इसका कोरोना के संक्रमण पर असर क्या होगा। फिक्र की बात यह है कि यह स्ट्रेन यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत उन इलाकों में मिला है जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं और इस नए स्ट्रेन का असर क्या होगा यह किसी को पता नहीं है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CMB के मुताबिक 5 म्यूटेशन का अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों के पास जानकारी थी, लेकिन 6वां एक अध्ययन में मिला है। 213 जीनोम में से 62 में नया A3I स्ट्रेन पाया गया है, जिसका असर जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सैंपल मंगाए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात के अस्पतालों से सैंपल मांगे गए हैं। जो नए स्ट्रेन मिले हैं इनको बोलते हैं A3I स्ट्रेन। ये भी काफ़ी मात्रा में मिले हैं, 41% मात्रा में हमें A3I स्ट्रेन भी मिले हैं। और ये समझा जाता है कि ये साउथ एशियन कंट्रीज से आए हैं, जैसे कि थाईलैंड से कोई लोग आए या मलेशिया से आए, वो लोग शायद ये स्ट्रेन लेके आए होंगे जो हमारे यहाँ पे मिले हैं। और ये एक अभी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये माना गया है कि A3I जो स्ट्रेन है ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रेन है। A3I एक अलग तरह का स्ट्रेन है जो लॉकडाउन से पहले मार्च में ही भारत में आया है और अभी तक दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला स्ट्रेन बन चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 41% मरीजों में नया A3I स्ट्रेन मिल रहा है। इससे पहले जो A2A स्ट्रेन मिला था वो यूरोप और इटली के रास्ते भारत आया था और अभी A2A स्ट्रेन करीब 45% मरीजों में मिल रहा है, जबकि नया A3I स्ट्रेन फिलीपींस जैसे दक्षिणी पूर्वी देशों से भारत आया है। दोनों ही स्ट्रेन देश के कोरोना संक्रमित मरीजों में से 86% में है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक 16 मार्च को इंडोनेशिया से आए एक नागरिक में A3I स्ट्रेन मिला था और इसके बाद जब राज्यों से सैंपल लिए गए तो यह पता चला कि यह संक्रमण का दूसरा सबसे जिम्मेदार स्ट्रेन है जो युवाओं पर ज्यादा असर कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं फिक्र हेडलाइंस। पहली खबर आ रही है इस वक्त भारत चीन के बीच। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीनी सैनिक भारत के गलवान क्षेत्र से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। आपको बता दें कि इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों की बात जारी है और कल भी दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की दूसरे दौर की बातचीत होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,70,000 के पार है और अब तक 7500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,29,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संकट और बढ़ सकता है। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली में कम्युनिटी स्तर पर फैलने लगा है कोरोना। 31 जुलाई तक संक्रमण के मामले 5.5 लाख पहुंच सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सीएम केजरीवाल की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया के गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। मुंबई में बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वो 54 साल के थे। 2-3 दिन पहले उनका कोरोना का टेस्ट हुआ, हालांकि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। आज सुबह उनकी तबीयत खराब हुई। जब तक डॉक्टरों की टीम घर पहुंची तब तक उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के 3 सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी कर्मचारी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो उसे घर पर ही रहना होगा। दफ्तर में एक दिन में 20 से ज्यादा कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी रोक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजा दिया है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, सीए का विरोध महंगा पड़ेगा, जनता ममता को राजनीतिक शरणार्थी बना देगी। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार ट्रेन मुहैया कराए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन के साथ जो 6 जून को कमांडर लेवल की बैठक हुई थी, उसका लगता है नतीजा अब कुछ निकलने लग गया है, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए अगर आपको बताएं, गलवान घाटी से चीन की सेना पीछे हटी है। पहली चीज, चीन की सेना आर्टिलरी के साथ पीछे हटी है। गलवान घाटी में पीएलए करीब 2.5 किलोमीटर वापस गई है। भारत ने भी सीमा पर अपनी सेना थोड़ी कम की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल की लेवल की बातचीत हुई थी 6 जून को, और ये बैठक, अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ कहता है, कोई कहता है 3 घंटे चली, कोई कहता है 5, कोई घंटा है 7, लेकिन इस बैठक से फर्क आया है दोनों देशों के रिश्तों में, ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी चीन के ऊपर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वो कभी भी पलटी मार सकता है। ये पूरी दुनिया को दिखने वाली चीन की सेना है, चुस्त, दुरुस्त, खूंखार और खतरनाक। लेकिन ये चीन के सिर्फ दिखाए जाने वाले चंद सैनिक हैं, बाकी ऐसे हैं जिन्हें देखकर चीन भी घबराता है, टीवी या सोशल मीडिया पर नहीं लाता है। ग्लोबल टाइम्स लगातार कुछ वीडियो जारी कर दावा कर रहा है कि चीनी सेना को लद्दाख जैसे इलाकों में पहुंचाने में कुछ ही घंटे लगेंगे। लेकिन इन सब के बीच चीनी सेना की एक रिपोर्ट चीनी मीडिया के दावों की पोल खोलकर रख देती है। चीन की आर्मी ने स्वीकार किया है कि उसके 20% सैनिक जंग के लिए अनफिट और कमजोर हैं। साल 2017 में आई चीनी सेना की रिपोर्ट में कहा गया था कि 20% चीनी सैनिकों का वजन उनकी लंबाई की तुलना में ज्यादा है और वे युद्ध के लिए अनफिट हैं। चीन की सेना ने अपने सैनिकों की आदत में सुधार के लिए कई निर्देश दिए थे। पीएलए ने अपने सैनिकों से ज्यादा वीडियो गेम नहीं खेलने, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा था। पीएलए के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि चीन की सेना के मुखपत्र पीपल्स लिबरेशन डेली में इन्हें बाकायदा छपवाया गया है और बताया गया है कि एक शहर में तैनात 57% सैनिक टेस्ट में फेल हो गए हैं और अगर सेना में रहना है तो सभी सुधर जाएं।
यानी चीन की इन दिखाने वाली सेना के पीछे जो बैठे हैं वो मोटे हैं, आलसी हैं और बुरी लत के शिकार हैं। चीन की सेना के 8% सैनिकों के स्क्वाड्रन में एक वैन काफी लंबी मिली, क्योंकि वो सैनिक लंबे समय तक बैठे रहते थे, कंप्यूटर गेम खेलते थे, अभ्यास नहीं करते थे। वहीं चीनी सेना के टेस्ट में 25% सैनिकों के अनफिट होने के पीछे बहुत ज्यादा शराब पीना भी शामिल है। कई सैनिक खराब डाइट की वजह से अनफिट साबित हुए। चीनी सेना ने कहा है कि 46% सैनिक जो टेस्ट में फेल हुए वो अपने फोन पर चिपके रहते हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से उनकी नजर कमजोर पड़ गई है। जंक फूड खाते हैं। साफ है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली फौज का दावा करने वाले चीन के सैनिकों में 20% नाकारा हैं और ऐसी फौज के दम पर चीन किसी को धमका नहीं सकता। यही वजह है कि चीन अपनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो डालता है। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको दिखाते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें, वो खबरें जो कि उम्मीद की किरण जैसी हैं। कोरोना काल में क्रिकेट के फैंस खेल न देख पाने को लेकर मायूस हैं, लेकिन अब उनकी मायूसी जल्द ही दूर हो सकती है। आईसीसी ने मंगलवार को टेस्ट क्रिकेट में कोविड सब्स्टिट्यूट उतारने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। क्रिकेट के नए नियमों में अगर कोई खिलाड़ी संक्रमित पाया गया तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मैदान में उतारा जाएगा। गेंद पर लार लगाने पर 5 रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी। भारतीय सुरक्षा बलों की फिटनेस कोरोना वायरस पर भारी पड़ रही है और देश के जवान 70% के रेट से रिकवरी कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत तिब्बत सीमा पुलिस में जितने जवान संक्रमित हुए उनमें से करीब 88% जवान ठीक हो गए। ये बल चीन से लगी LAC पर निगरानी करता है। BSF में इससे थोड़े ही कम 82.94% की दर से जवान ठीक हो रहे हैं। हालांकि 8 जून तक CAF में 14 जवानों की कोरोना से जान चली गई, लेकिन सुरक्षा बलों में मृत्यु दर 0.59% है। जयपुर में एक निजी कंपनी ने अपने ऑफिस को कोरोना संक्रमण से बचाए रखने के लिए 7 रोबोट की मदद लेने के साथ अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया है, ताकि सभी जगहों पर ह्यूमन टच को करीब करीब खत्म किया जा सके। और इसके लिए जिन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेक इन इंडिया के तहत जयपुर में ही बनाए गए हैं। हिंदू धर्म को मानने वालों और पर्यावरण में अपनी खुशी तलाशने वालों के लिए एक चौंकाने वाली अच्छी खबर है। खबर यह है कि अब रुद्राक्ष देखने के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेलंगाना के मेडचल में एक भरा पूरा रुद्राक्ष का पेड़ देखने को मिला है। इस पेड़ को पालने वाली एक महिला है जिन्हें रुद्राक्ष से अच्छी खासी आमदनी मिल रही है। अमूमन भारतीय जलवायु और मिट्टी के प्रतिकूल होने के कारण रुद्राक्ष के पेड़ भारत में नहीं पाए जाते। इसके लिए नेपाल जैसी जलवायु जरूरी होती है, लेकिन तेलंगाना के इस पेड़ को देखने के बाद भारत में भी रुद्राक्ष उत्पादन की उम्मीद बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में आए सुपर साइक्लोन अम्फान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। ग्रामीण इलाकों की आजीविका के साथ बांध भी टूट गए, लेकिन अब तूफान जा चुका है, इसलिए गांव के लोग खुद अपनी आजीविका का साधन बनाने में जुट गए हैं। एक गांव के लोगों ने बिना किसी सरकारी मदद के ही तूफान से तबाह हुए बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनके घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन तूफान गुजरने के बाद इन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर दी है। देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद से ही देश के शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर संकट मंडराने लगा था, लेकिन अब अनलॉक 1 में ऑल द बेस्ट का आशीर्वाद लेकर छात्र परीक्षा के लिए भी निकलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये परीक्षाएं 16 जून तक चलेंगी, जिसमें 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हैं। हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर इसकी वैक्सीनेशन कोरोना की कब आएगी। हर कोई ये जानना चाहता है कि इसकी दवा कब आएगी, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वायरस का असर कब बंद हो जाता है। आइए देखते हैं हमारे खास सेगमेंट जानना जरूरी में। ये भीड़ हर किसी को डराती है, चिंता में डालती है और सवाल करती है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को ऐसे तिलांजलि दे देंगे तो फिर कोरोना हमारा क्या ना करेगा।
अगर कोरोना के कैलेंडर को देखें तो हमें इसके साथ साथ जीते जीते आधा साल गुजर चुका है। जनवरी की शुरुआत में फैली थी खबर कि चीन का वुहान कोरोना नाम की महामारी की चपेट में है और वुहान की 0 पेशेंट महिला थी जो 10 दिसंबर को संक्रमित हुई थी। इस तरह से अगर देखें तो कोरोना के साथ दुनिया आधा साल गुजार चुकी है और ये कोई नहीं जानता कि कब तक कोरोना के साथ ही रहना होगा। यानी कोरोना के साथ जीना है तो कोरोना को भी जान लेना होगा। और अब हम आपको कोरोना पर हुआ एक ताज़ा शोध बताते हैं। सिंगापुर के संक्रामक रोग विभाग ने 73 मरीजों पर शोध किया है। ये शोध बताता है कि कोरोना मरीज से 11 दिन बाद कोई खतरा नहीं, भले ही 11 दिन बाद भी कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों न हो। भारतीय मूल के एक डॉक्टर अशोक कुरूप ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आमतौर पर दुनिया में कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी तभी मिलती है जब उसकी रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। मरीजों में लक्षण दिखने का समय संक्रमण के 7 से 10 दिन तक का रहता है। इसके बाद शरीर में वायरस के सूक्ष्म कण मौजूद रह सकते हैं, जिनकी वजह से मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन 11 दिन के बाद कोरोना मरीज किसी को संक्रमित नहीं कर सकता। शोधकर्ताओं का कहना है कि 285 मरीजों के सैंपल में कोरोना वायरस के न्यूक्लिक एसिड की पुष्टि के लिए PCR टेस्ट किया गया। जांच के जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि दोबारा पॉजिटिव आने वाले मरीजों में वायरस जिंदा है या सिर्फ वायरस का कोई हिस्सा ही है। इस रिसर्च में साबित हुआ कि पॉजिटिव आने वाले मरीजों में तय समय के बाद संक्रमण फैलाने के लिए वायरस सक्रिय नहीं होता। और आइए अब देखते हैं जो है सो है। तो आजकल कई लोग कहते मिल जाएंगे अब मास्क और डिस्टेंसिंग न्यू नॉर्मल है। ये बात और है कि ऐसा कहने वाले अक्सर ये बात बिना मास्क लगाए और करीब खड़े होकर बोलते मिलेंगे। असल में ये वो लोग हैं जो ट्रेंड में, फैशन में चल रही बातों को दोहराकर खुद को दूसरों से अलग और आगे दिखाने की जुगत में रहते हैं। अरे भाई, मास्क तो वो भी लगा रहा है, हाँ, जिसको ये न्यू नॉर्मल टाइप के फैंसी जुमले नहीं आते। असल में तो बेचारा वो निभा रहा है, बोल नहीं रहा। वही तो है जो दर्जी से रिक्वेस्ट करता, भाई बच्चे कपड़े का मास्क बना देना, लेकिन यहाँ कॉलर ऊंची करके ना दर्जी बोलता ना ग्राहक कि ये तो न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल वाले सर्वज्ञानी लोगों में असल में सुपीरियरिटी सिंड्रोम होता है। देखा, मैंने कहा था ना, लॉकडाउन खुलने दो, हम सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप की तरफ बढ़ने लगेंगे। असल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पहले रोका जाना चाहिए था, चीन के सामान का आयात बंद कर देना चाहिए था और नेपाल के लोगों को तो अपने देश में एम्प्लॉयमेंट देना ही नहीं चाहिए था, प्रॉब्लम ही नहीं होती। ये सब ऐसे ही एक साहब मुझे दिए जा रहे थे कि तभी उनकी बालकनी से आवाज आई, सुनो, झाड़ू पोछा अभी तक पड़ा हुआ है, फिर शाम को मत लगाना झाड़ू। मैंने कहा जाइए, ये भी न्यू नॉर्मल है, बाकी तो जो है सो है।